तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उसको देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। साथ ही बच्चों, जितने भी मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जो है पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप लोग जो है मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते जाएंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो सवाल दिया गया है कि कोशिका का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे जो है हम लोग कहते हैं उत्तक। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। मक्खी, केचुआ और तितली ये बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्रियात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से अधातु कौन सी है? तो अधातु बताना है। तो अधातु जो है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन ये सभी जो है ये क्या है? अधातु है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, धातुओं का उपयोग जो है पटाखों में किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है, खाना बनाने के बर्तन में भी किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा ग्रेफाइड। ग्रेफाइड एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों, यह जो है किसका उपयोग किया जाता है? नमक का उपयोग किया जाता है, खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है, चीनी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि लेग्यूम, ठीक है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित रहता है? तो बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो देखिए, भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो इसका आंसर जाएगा विषाणु सूक्ष्मजीव से होता है। ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वंचित धातु को विक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों, उसको कहते हैं विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो इसका आंसर जाएगा विद्युत का कुचालक कौन सा होता है? आसुत जल। ठीक है, आसुत जल जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। अगला सवाल है कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो विद्युत अपघटन का क्या उपयोग होता है? दोस्तों, धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रो प्लेटिंग में, यानी कि ये सभी में क्या होता है कि विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है जीवों में जनन की अलैंगिक विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला है कि बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो बाह्य निषेचन जो है किसमें होता है बच्चों? तो बाह्य निषेचन जो है ये मछली में बाह्य निषेचन होता है, इस स्टार फिश में भी होता है, मेढक में भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि सभी में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। अगला सवाल है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है क्या बनता है? युग्मनज बनता है, यानी कि जायगोट बनता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि दो सतहों पर संपर्क
के कारण कौन सा बल लगता है? दो सतहों के संपर्क के कारण जो है कौन सा बल जो है लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण बल लगता है। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, दिया गया है कि एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल, ठीक है, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं बच्चों? दाब कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संप्रकित बल है? तो संप्रकित बल कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेशी बल जो है एक प्रकार का संप्रकित बल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों उष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा नहीं है? प्राकृतिक गैस जो ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। आगे देखें, अगला दिया है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक होता है? तो किसी पदार्थ के दहन के लिए बच्चों यहाँ पे दहनशील पदार्थ होना चाहिए, ज्वलन ताप होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो है आवश्यक होता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट व सटीक आंसर होगा। आगे देखें, अगला सवाल दिया गया है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो जनन परिपक्वता कब आती है? तो हो जाएगा किशोरावस्था में, ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला सवाल 23 नंबर दिया गया है कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन जो है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया गया है ना, कई सारे बच्चे ना ऑप्शन में गलती कर देते हैं, तो आपको याद रखना है कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए जो है सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन होता है? पिता होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया है कि यदि आपतन, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, आपतन कोण की जया और परावर्तन कोण की जया क्या होता है? हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण जितना होगा तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? उतना ही होगा, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन जो है सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण, देखिए बच्चों यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, समतल है, ठीक है, अब इस पर प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे कि हम किसी भी शीशा को देखते हैं, हम अपनी छायाकृति को देखते हैं, तो हम जितनी दूरी पर रहते हैं उतना ही दूरी जो है वो प्रतिबिंब के अंदर दिखाई देता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा क्या बच्चों? ये हो जाएगा आभासी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो वस्तुओं को भी नहीं दिखा सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा पेरिस्कोप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि काटी गई फसल से बीजों या दाने को अलग करना क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहते हैं थ्रेसिंग, ठीक है, थ्रेसिंग विधि के द्वारा जो है बीजों और दानों को जो है अलग अलग किया जाता है फसलों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल है कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो अनाज में नमी की मात्रा जो है वो 14% से कम होनी चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो दोस्तों केचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल है कि सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड सवाल है कि कौन जो है प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा, ठीक है, ध्रुव तारा जो है क्या है? ये प्राकृतिक जो है
उपग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पे ग्रह नहीं पूछा गया है, उपग्रह पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो, इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, सी होगा नहीं, ये क्या होगा, जिसका जो है जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। देखिए सवाल ये कहता है कि प्राकृतिक उपग्रह ना, तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो किस ग्रह का द्रव्यमान जो है सबसे अधिक होता है, तो बृहस्पति का, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है कि घर्षण हमेशा क्या होता है, आरोपित बल का विरोध करती है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि घर्षण निर्भर करता है, तो घर्षण निर्भर कब करता है, तो यह जो है सतह रुखरा कर जो है घर्षण निर्भर करता है, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखें, अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा पूछा गया है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइलॉन क्या है, एक संश्लेषित रेशा है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन 4R में नहीं है, तो 4R में जो है कौन नहीं है, ये सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका आंसर होगा रिमूव। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, जो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसा पदार्थ यहाँ पे आपको बताना है कि वो जो है ना, वो क्या होता है, पिघल जाता है लेकिन वो जो है जलता नहीं है, यानी कि वो जल नहीं पाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइलॉन क्या होता है, वो पिघल जाता है लेकिन वो जलता नहीं, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आवर्ती का मात्रक क्या है, तो आवर्ती का मात्रक होता है बच्चों क्या, आवर्ती का मात्रक आप लोगों को पूछा गया है, तो आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, याद रखेंगे, आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, तो एक कंपन में लगे समय को क्या कहा जाता है, ये बच्चों ये कहा जाता है आवर्तकाल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ध्वनि संचरित हो सकती है, तो ध्वनि संचरित कब हो सकती है, ठोस द्रव गैस तीनों में हो सकती है, ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भू संपर्क। ठीक है, क्या कहते हैं, भू संपर्कन कहते हैं, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है, यानी कि भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ये सवाल पूछा गया है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है, सिस्मोग्राफ द्वारा जो है भूकंप की शक्ति को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक धनावेश होते हैं, एक ऋणावेश होते हैं। ठीक है, नोट करिएगा। अगला सवाल है कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं, तो इसे जो है हम लोग कहते हैं एरोसोल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, एरोसोल, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर आएगा 21% है, ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या है, तो वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या होता है, ऑप्शन सी, यानी कि पुनर्वन रोपण। ठीक है, याद रखेंगे, पुनर्वन रोपण होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काला सोना जो है किसे कहा जाता है, तो काला सोना जो है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम को कहा जाता है, पेट्रोलियम में सारी चीज आ जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन कौन हो जाएगा, ये कपड़ा जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं था, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है कक्षा 8वीं के साइंस के, ठीक है, साइंस के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके मॉडल पेपर का है दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने देखा, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले आप लोग को इसको अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल दिए जाएंगे। चलिए बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।